लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे। पहले तो वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम किस तरीके से उनको कहते हैं। इसके मतलब स्टेटमेंट में तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दूँ काफ़ी है, और सिर्फ सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ में आता है तो मैं सारे लिखता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। ये तो कहते हैं इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स on the system. There's no external force on the system. If there is no external force on the system, then its momentum remains conserved. Remains conserved, यानी कोई अगर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। या इसको मैं दूसरे अल्फाज में ये कह दूँ, इफ़, ये बिल्कुल एक जैसी वर्डिंग में देखिए, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, then initial momentum of system is equal to final momentum of system. Final सिस्टम। या अगर मैं देखिए ये बिल्कुल सेम चीज़ है, यानी अगर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा सिस्टम पे तो इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, या मोमेंटम कंजर्व होता है। एक होता है सिस्टम के टर्म से बात करना जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम पे ना करे तो उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। पहले क्लोज सिस्टम को डिफाइन करूँगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, then system is known as closed system, closed or isolated system. अब मैं कह सकता हूँ कि क्लोज सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होता है। क्लोज सिस्टम momentum of the system remains conserved. या मैं फोर्थ स्टेट में ये दे दूँ कि इन अ क्लोज सिस्टम, इन अ क्लोज्ड और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैं इसे भी लिख दूँ, इसको वजाहत कर दूँ, वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, momentum remains, initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum is equal to final momentum. अगर आप इन चारों फाइनल मोमेंटम लिख दूँ पहले, अगर इन चारों स्टेटमेंट्स को देखें तो एक चीज़ ये बेसिकली कह रहा है कि एक सिस्टम अगर है, सिस्टम का मकसद है जो भी आप चीज़ें आंसर कंसीडर करें सिस्टम में। मिसाल आप एक कमरे में बैठे हुए, आप स्टूडेंट हैं, जितने कमरे में बैठे हुए आप स्टूडेंट, आप तस्वर कर सकते हैं कि आपका ये सिस्टम है।
या किन बॉडीज़ का एक सिस्टम आप डिफाइन करें, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन करें तो सिस्टम हो जाता है। अगर सिस्टम के अंदर बॉडीज़ आपस में बेशक फोर्स लगाएं या टकरा भी जाएं, लेकिन कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स न लगे उसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मैं अगर इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ इस तरीके से, अब थोड़ी सी वजाहत ही होगी। मैं एक दो बॉडीज़ का सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ। अगर ये दो बॉडीज़ का सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ, ये इसका मास है m1, ये इधर मूव करा है u1 के साथ, और दूसरा बॉडी है इसका मास है m2, ये इधर u2 वेलोसिटी के साथ करा है। सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ये जब मिलेंगे आपस में तो ये ज़रूर आपस में टकराएंगे एक जगह पे। अगर ये इस जगह पे टकरा रहे हैं, देखें सारे मुझसे एक जैसे नहीं हुए, ये एक जैसे मैंने लिखे थोड़ा सा फर्क तो है। m1 टकराने के बाद ये मेरा m1 है और ये m2 है। टकराने के बाद ये जो m1 है ये वेलोसिटी v1 के साथ जाता है, और ये जो m2 है m2 ये वेलोसिटी v2 के साथ जाता है। देखिए ये आपस में जब फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके पर फोर्स लगा रहा है, ये इसके पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स लगा रहे हैं तो ये इनका इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम दो बॉडीज़ का ये सिस्टम है, यानी ये क्लोज सिस्टम हो गया आपस में, इसमें कोई बाहर से कोई मुदाखलत नहीं है, तो क्लोज सिस्टम है। अब ये फोर्स लग रहा है इनका आपस में इधर जब टकराते हैं, लेकिन ये इनका आपस में फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। ये जब टकराते हैं तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है इसकी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो p1 है m1 u1 प्लस m2 u2 है, और p2 जो है फाइनल मोमेंटम वो है m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मकसद है कि m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, या मैं ये कह सकता हूँ कि p1 मस्ट बी इक्वल टू p2। ये लेकिन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। यानी जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है। अब इसके प्रूफ देंगे। इसके दो तरह के प्रूफ होते हैं। हमें इस लॉ का प्रूफ हमारे कोर्स में है और हमें देना होगा। अगर देखिए प्रूफ अगर एग्जाम्पल कहे तो मैं तो इसका प्रूफ ये एक पहला वाला प्रूफ दूंगा। मैं ये कहूँगा कि एफ इज इक्वल ये होता है, बिल्कुल सिंपल है। एफ इज इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। अच्छा, अगर इफ फोर्स ज़ीरो हो जाए, एफ ज़ीरो है तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। इसके लिए जो वन है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू टी। तो यह आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज ज़ीरो। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होने का मकसद है चेंज हमेशा होता है P2 माइनस P1। तो अगर मैं इसको लिखूं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ज़ीरो, या मैं लिखूँ कि P2 इज इक्वल टू P1 या P1 इज इक्वल टू P2, प्रूव हो गया। यानी इनिशियल मोमेंटम, यानी आपने देखा कि अगर ये फोर्स हम ज़ीरो ले लें, ये फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़ीरो आ गई। ये देखिए चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो आ गई और इससे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम आ गए। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। यानी अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ P1, अगर m1 u1 फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ कि m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1
प्लस M2V2। लेकिन एग्जामिनर ख़ास तौर पर इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव कराते हैं। इसका सेकंड प्रूफ मैं देता हूँ जो एग्जामिनर्स उमूमन चाहते हैं, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। प्रूफ नंबर 2, प्रूफ नंबर 2 ये है कि ये दो बॉडीज़ आप कंसीडर करें, एक का मास है M1, ये U1 वेलोसिटी के साथ जा रहा था, और दूसरे का बॉडी का मास है M2, इधर U2 के साथ जा रहा है। सपोज U1 ग्रेटर है U2 से, तो कुछ अरसे के बाद ये, कुछ टाइम के बाद ये टकरा जाएंगे आपस में। ये A बॉडी है और ये मैं B बॉडी कह रहा हूँ। टकराने की, ये A बॉडी है और ये B। टकराने के वक्त A इसके पर फोर्स लगाएगा इधर, ये होगा FAB, और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा FBA। ये इंटरनल फोर्स है इनका। और जब ये टकरा देंगे तो उसके बाद जो है ये बॉडी मूव करते हैं ऐसे। ये M1 मूव करेगा V1 के साथ, और ये M2 मूव करेगा V2 के साथ। अभी आप इधर देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि FAB, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, FAB मस्ट बी इक्वल टू माइनस FBA। अब FAB के फोर्स ऑफ A ऑन B, तो ये B पे फोर्स लग रहा है, तो ये B का मोमेंटम चेंज करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B इज इक्वल टू माइनस, ये फोर्स FBA जो है A बॉडी पे लग रहा है, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A। एक बात इधर देखिए, ये देखें, ये A बॉडी के ऊपर FBA लग रहा है, A बॉडी के ऊपर FBA लग रहा है, और B बॉडी के ऊपर, ये B बॉडी के ऊपर FAB लग रहा है। तो जब FBA लगेगा तो FBA के लिए होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A, और FAB के लिए होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B। अगर वैसे आप कुछ भी निकाल दें तो इस तरीके से हो तो जाएगा, लेकिन एक बॉडी का मोमेंटम, लेकिन ये बेसिकली जो इन प्रिंसिपल है ये ठीक है। तो अब आप देखें कि मैं इसको जो B का चेंज मोमेंटम है, B का चेंज मोमेंटम क्या है, B पहले जा रहा था M2U2 के साथ, और उसका फाइनल हुआ M1V1। तो मैं ये लिख सकता हूँ M2V2 माइनस M2U2 अपॉन T मस्ट बी इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज बॉडी A फाइनल है उसकी M1V1 और माइनस M1U1 अपॉन T। अब ये क्योंकि टाइम ये दोनों में सेम होता है, ये कैंसिल कर दें, टाइम ऑफ कोलिजन सेम है तो ये कैंसिल कर दें, तो ये आता है हमारा M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, माइनस लगाने हो जाएगा माइनस M1U1 और प्लस M2U2, M1 है, ये भी 1 ही है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये 1 है, ये भी 1 है, M1U1। ये माइनस टर्म इधर लेके आ जाए, उसका माइनस टर्म लेके आ जाए, तो आपका ये इक्वेशन बन जाती है, ये M2V2 वही रखें M2V2, और इसका माइनस है M1U1 इधर लेके आ जाए, जो M2V2, और इसका M2V2 इधर, ये क्या हो गया, M2V2 माइनस M2U2,
इक्वल एम, इसका आप इधर लेके आ जाइए, माइनस इधर लेके आ जाए, तो ये होगा M2V2, और ये V1 है, थोड़ी सी मैंने और मिस्टेक कर ली, देखें, आई एम सॉरी, ये थोड़ी सी, ये MV1 है, तभी तो मैं प्रूव करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। ये MV1 है, अब मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, ये देखें, ये V1 है, ये वाला देखिए V1 है, तो ये MV1 होगा, और ये प्लस M1V1। अब देखिए कि M2V2 प्लस ये माइनस वाला इधर, ये जो माइनस वाला इधर लेके आ जाए, ये आप इधर लेके आ जाए माइनस वाला, और ये माइनस वाला इधर लेके जाए, तो आपका ये हो जाएगा M2V2 प्लस M1V1 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, M1U1 प्लस M2V2, M2, सॉरी फिर मैंने गलती कर रहा हूँ, ये बेसिकली आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, U और V लिखने में 4 टर्म्स हो गए ना, तो ये M1V1 है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2। तो इस तरीके से ये देखिए, ये होगा फाइन इनिशियल मोमेंटम, ये होगा इनिशियल मोमेंटम P, ये होगा, फिर मैंने क्या कर दिया, M1V1, हाँ ठीक है, प्लस M2V2, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, और ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। एक दफ़ा फिर देखिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दो बॉडीज़ हैं, आप ये देखें, ये ए बॉडी, तो फिर समझा रहा हूँ दोबारा से बिल्कुल करके, ये ए, रफली समझा रहा हूँ, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये जा रहा है U1 वेलोसिटी के साथ, ये जा रहा है U2 के साथ, इसका मास है M2, इसका मास है M1, ये टकराते हैं, जब ये टकराते हैं आपस में, ये ए है, ये बी है, तो ए पे जो फोर्स लग रहा है, ये ए पे फोर्स लग रहा है FBA, और जो इसके पर फोर्स लग रहा है वो है FAB। टकराने के बाद इनकी स्पीड जो हो जाती है, ए की V1, मास इसका M1 है, और इसकी स्पीड हो जाती है M2, मास B है, V2 स्पीड हो जाती है। आप देखिए, इधर भी कह सकता हूँ कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। अब FAB जो है, ए बी फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, बी का मोमेंटम चेंज क्या हो रहा है, ये देखिए, अगर आप बी को देखें, ये बी है, तो इसका मोमेंटम अगर लिखेंगे तो इसका फाइनल होगा M2V2 माइनस M2U2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस, इसका मोमेंटम देखें, ए का मोमेंटम ये होगा चेंज, ए का ये हो जाएगा माइनस में, और M1V1 माइनस M1U1 अपॉन टी में कैंसिल हो जाएगा। आप ये देखें, अगर इसको इक्वेशन को बढ़ा के लिखें तो ये होता है M2V2, इसका M2V2 माइनस M2U2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस M1V1, और ये होता है प्लस M1U1। मैंने दोबारा इसीलिए किया कि थोड़ा सा उसमें U और V में कन्फ्यूजन हो रही थी आप लोगों को, और मैंने थोड़ी सी गलती उसमें रिकग्नाइज करना मुश्किल हो रहा था। तो ये देखिए, ये अब आप एक इसका माइनस उधर लेके जाओ, इसका माइनस उधर लेके जाएँ, ये हो जाएगा M2V2 और प्लस ये, फिर इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, M1V1, M2V2 प्लस ये जाएगा M1V1 मस्ट बी इक्वल टू
m1u1 प्लस m2u2 प्रूव हो गया। ये हमारा है सेकंड मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम। इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत इजी तरीका है कि देखें कि आप एक तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। देखिए फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन टाइम। अगर फोर्स जीरो है तो जाहिर बात है चेंज इन मोमेंटम जीरो है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो फोर्स कांस्टेंट है। दो लाइन में आप लिख सकते हैं कि अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो इवन आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड प्रूफ बेसिकली सेकंड की तरह ही है। आप लिख सकते हैं कि फोर्स एफ इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर फोर्स जीरो है, टाइम जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मकसद है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तभी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है। आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जीरो है। चेंज इन मोमेंटम जीरो का मकसद है कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जब चेंज नहीं आ रही तो सारी बातें मोमेंटम कंजर्व। आप दो लाइन में भी ये प्रूव कर सकते हैं, कॉमन सेंस से तो ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर वो मेथड देता है दो बॉडीज़ का, तो आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। उसमें भी यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी है थर्ड लॉ मोशन से। जब एफ ए बी करेंगे तो ये फोर्स बॉडी ए का बी पे है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी का हो जाएगा। और जब एफ बी ए करेंगे तो ये फोर्स ऑफ बी ऑन ए है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए हो जाएगा। ए को माइनस साइन देके और आप वो अरेंज करें इक्वेशन, तो ये आपका हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम प्रूव हो जाता है।